नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और अहम है। मैं आपसे एक खुद से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई घटना हो जाए, आज के दिन कोई घटना हो जाए और 20, 30, 40, 50 साल बाद उसके बारे में लिखा जाए तो हर एक का नज़रिया अलग होगा। आज के दिन भी अगर पहलगाम के बारे में हम बात करें तो सब कुछ हमें नहीं मालूम और हम अपनी राय, कई लोग अपनी राय बताएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आरोप लगाएंगे, कुछ कहेंगे कि देखो हमने कमाल कर दी। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो बातें अलग होंगी, क्योंकि तब तक कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये बात केवल हिस्टोरियंस ही कर सकते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो समझते हैं कि उस समय क्या हो सकता था, क्या हुआ था। और होता क्या है कि आज के दिन, मैं कुछ 10-11 सालों की बात कर रहा हूँ पिछले, कि जो हमारे जो राजनीति के लोग हैं उनको लगता है कि वो इतिहास ज़्यादा जानते हैं, और जो हिस्टोरियंस हैं जिनको इतिहास का मालूम है वो समझते हैं इनको क्या मालूम है, और साथ साथ में मीडिया भी इनसे के साथ लग जाता है। तो आज के दिन इतिहास, राजनीति के लोग देश को बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, नेहरू जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सरदार पटेल साहब ने क्या किया, कौन किसके विरोध में था। और ये ऐसे लोग बात करते हैं जिनको अता पता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वहाँ थे भी नहीं। वहाँ कौन था? हिंदू महासभा थी, आरएसएस के लोग थे। उन्होंने कभी जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई उसमें तो कभी भाग ही नहीं लिया, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बात यह है कि इन बातों में मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, मतलब कि भाई झूठ क्या है और सच क्या है, और इनके बारे में चर्चा करेंगे कि झूठ जो फैलाया जा रहा है उसके पीछे असलियत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी इतनी है कि आज जब आप उनसे सुनोगे कि असलियत क्या है, हुआ क्या, नेहरू के बाद स्वतंत्रता का बलक, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, और आज क्या ये कह रहे हैं उनके बारे में, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले मृदुला मुखर्जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप तो एक डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियन हो, अग्रेरियन हिस्ट्री आपने शुरुआत वहाँ से की, अब तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप यू आर नोन। आप प्रोफेसर रही JNU में, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ NMML, और यू आर फैमिली ऑफ हिस्टोरियंस। Husband is a historian, your parents were historians, they used to teach in Lahore, your sister is a historian, and you studied in LSR, then JNU, and in 1971. And then, of course, you got a PhD in JNU, professor of modern Indian history, and then, of course, you were chairperson of the Center for Historical Studies, Dean of the School of Social Studies, visiting scholar of Duke University, also the Institute of South Asian Studies in France. And of course, you're a prolific author. कई आपने co-author की हैं, किताबें के author की हैं। बिपिन चंद्रा जी, इंसिडेंटली बिपिन चंद्रा जी मुझे भी पढ़ाते थे, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक आता उस समय उनके साथ। And you have authored a book called India's Struggle for Independence. And of course, there are many other things that I can say about you, or your desire for upholding civil liberties in this country. So thank you very much for being here. पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, thank you very much. सुना है अब नई एक पुरानी किताब आपकी लिखी हुई है जिसकी बड़ी चर्चा है, Who is भारत माता, that's about नेहरू जी। मजबूती का नाम महात्मा गांधी। आप भी JNU से हैं, आप लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, हिस्टोरियन हैं, भक्ति मूवमेंट के स्कॉलर हैं, भक्ति पोइट्री के स्कॉलर हैं, और आप यू बिलीव इन नॉन वायलेंस, इन सेक्युलरिज्म, MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन हिंदी लिटरेचर, 2 आपके MA हैं, PhD 1985 in JNU. You taught in 1990, you were teacher in Ramjas College, then 1990 to 2003, associate professor, and then professor of Indian languages in JNU, visiting professor in Cambridge, UPSC, member of the, बहुत कुछ है आपके बारे में, तो आप thank you very much for being here. Ram Punyani ji, thank you. You are known
to be, what should I say, a person who believes, you're an academic, a social activist, believes in communal harmony, anti this communal fervor which we see around us. You were a refugee. You were refugees from Lahore. You came here influenced by Gandhi, by Nehru, by Ambedkar, by Bhagat Singh. Masters in Hindi. And then, of course, you did your MBBS, MD, joined IIT Bombay, served there for 27 years. और took voluntary retirement, और कई किताबें आपने 3 dozen तो आपने किताबें लिख डाली हैं, and co-authored many things. And of course, you received several awards. Indira Gandhi award you received, National Integration का award you received. So thank you very much. आप ऐसे लोग हैं जो हमें बताएंगे कि असलियत क्या है. सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि ये 370 की इतनी चर्चा होती है और लोग कहते हैं कि देखिए नेहरू जी ने ऐसे काम कर दिया कि हमें फंसा दिया और ये नेहरू जी की बड़ी भारी गलती थी और सरदार पटेल होते तो ये होता ही नहीं. तो क्या वाकई में सरदार पटेल नेहरू के खिलाफ थे 370 के बारे में? ये बहुत बड़ा माइथोलॉजी है जो कि फैलाया गया है. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इसको सबसे पहले ही उठा लिया, क्योंकि ये आज के माहौल में ये डेंजरस भी है बहुत. इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े सीरियस है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में क्लैरिटी दें. इनफैक्ट जो हिस्टोरिकल रिसर्च इस पीरियड पे हुई है, जो कि डेटा बिल्कुल अवेलेबल है और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 जो है वो टोटली सरदार पटेल की क्रिएशन है. अच्छा. उन्होंने उसको निगोशिएट किया, ड्राफ्ट किया और उन्होंने ही पार्लियामेंट में उस वक्त जो असेंबली थी before the first Constituent Assembly, which was also functioning as the effective parliament. That's correct. उन्होंने ही उसको इंट्रोड्यूस किया. इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू उस वक्त हिंदुस्तान में भी नहीं थे. सुना है कि हिंदुस्तान में नहीं थे वो. तो सरदार पटेल उसके ऑथर है और उसको इंट्रोड्यूस भी उन्होंने किया. और इससे आपको मालूम है कि इसके पीछे एक और कहानी है. वो बताइए. वो ये है कि अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो जो कश्मीर में हुआ वो सब होना ही नहीं था. 370 भी नहीं होना था. तो उनका तो कोई लिंक उसके साथ था ही नहीं. सब नेहरू की देन है. और दूसरा कि यूएन में जो ले जाया गया मामला, और जिस के एकदम से कश्मीर को हमने कॉन्कर करके क्यों इंटीग्रेट नहीं कर लिया, ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाहरलाल नेहरू. ये वहाँ लगता है कि इनको सब मालूम है. असलियत कश्मीर की इनको सब मालूम है. और ये कि अगर सरदार पटेल होते तो असलियत ये है कि जब निगोशिएशंस हो रहे थे, एक्सेशन हो रहा था एक एक करके स्टेट्स का इंडिया के साथ, तो 3 प्रॉब्लम एरियाज थे. अच्छा. हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. जी हाँ. तो सरदार पटेल इनफैक्ट जूनागढ़ और हैदराबाद में इंटरेस्टेड थे कि उनका इंटीग्रेशन हो जाए इंडिया के साथ. कश्मीर में उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी. इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू इज द वन जिनके कारण कश्मीर इंडिया में आया. वो क्यों वजह है? मैं अपनी बात बताऊं जी. अगर कश्मीर चले जाता जी, पाकिस्तान के साथ चले जाता, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पंजाब से जुड़ जाता. बिल्कुल जुड़ जाता ना. अगर पंजाब से जुड़ जाता कितनी भारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम होती हमें. तो मेरे ख्याल में पंडित नेहरू ने ये सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो बफर रहेगा तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस में हमें बड़ा, तो इसलिए वो बहुत चाहते थे कि कश्मीर हमारे पक्ष में रहे, हमारे साथ रहे. ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ. आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये बिल्कुल देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानते हैं कि आज़ादी के पहले भी उनको भारत की जो विदेश नीति है उसका एक्सपर्ट माना जाता था. गांधी जी ने भी कितनी बारी कहा कि दुनिया के बारे में और इतना किसी को मालूम नहीं है. वो एक कारण था जो वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पूरे विश्व के इतिहास के बारे में, उसके फॉरेन रिलेशंस के बारे में, तो उनकी नेचुरली बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी. एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो वहाँ पे मूवमेंट थी जिसके शेख अब्दुल्ला लीडर थे, वो एक टोटली सेक्युलर मूवमेंट थी. जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो महाराजा के खिलाफ लड़ी थी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे और एंटी फ्यूडल प्रिंसिपल्स पे. इनफैक्ट आज़ादी के बाद
सबसे पहला जो रैडिकल लैंड रिफॉर्म हुआ वो कश्मीर में हुआ, बिल्कुल सही। जो जमीनें किसानों को मिली। तो ये मूवमेंट जो थी ये कम्युनल मूवमेंट नहीं थी, जो पाकिस्तान के साथ वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो जो पॉपुलर मूवमेंट थी वो इंडिया के साथ आना चाहती थी, और सरदार उस मूवमेंट के साथ और शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी के बहुत अच्छे संबंध थे। पर्सनल फैक्टर भी था, कश्मीर से थे वो, ही लव्ड कश्मीर। तो जो भी रीजंस थे वो ये थे कि वो कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं, ये नहीं कि उसको दे देना चाहते हैं। परंतु सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हमें पहले ये इंश्योर करना था कि महाराजा जो है साइन करे एक्सेशन पे, और वो कराया गया और एक दिन के अंदर वो हो गया। उसको खतरा था कि अगर नहीं करूंगा मैं तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि वहां जो मराडर्स थे वो आ रहे थे, रेडर्स थे आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उन्होंने बहुत डिले कर दिया था, पर उसी वक्त आर्मी भेज दी गई। तो जो दूसरी बात जो ये जो यूएन में ले गए और सारा मामला बिगाड़ दिया। देखिए, जिस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ कि यूएन में मामला ले जाना चाहिए, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे थे और उन्होंने उसको अपोज नहीं किया। तो रजामंदी से हुआ। एक चीज हम और भूल जाते हैं, गांधी जी अभी जिंदा थे जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ और जब हमने आर्मी भेजी कश्मीर को बचाने के लिए। तो ये जो है कि सारा मैसअप हो गया। एक एक चीज, जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस हैं और एविडेंस अवेलेबल है, एक एक चीज जो कश्मीर में हो रही थी वो गांधी जी की रजामंदी के साथ हो रही थी। उनको, वो दिल्ली में थे, आपको याद है, सितंबर के शुरू से लेके अपनी डेथ तक वो दिल्ली में थे, और जितने भी घटनाक्रम उस वक्त हुआ गांधी जी की रजामंदी के साथ हुआ। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ सो कॉल्ड डेबकल, तो उस पे गांधी जी का नाम भी जोड़ देना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए सिब्बल साहब, जैसा आपने कहा ना, एक लेवल पर ये हिस्ट्री के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को जिस तरह पेश किया जाता है उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये हिस्ट्री के सवाल उस अर्थ में नहीं है कि आप फैक्ट्स बताएंगे लोगों को और लोग मान जाएंगे। लोगों का दिमाग इस तरह बदलने की कोशिश की गई है, और अनफॉर्चुनेटली बड़ी हद तक कामयाब कोशिश की गई है कि फैक्ट्स मायने ही नहीं रखते हैं। इसलिए जो मेरे मन में सवाल आता है, और मैं कई बार ये सवाल पूछता हूँ, और मुझे ताज्जुब है कि जब 2-3 साल पहले कश्मीर के सवाल पर लोकसभा में डिबेट हुई थी, तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने लोकसभा या राज्यसभा में ये नहीं कहा कि अगर कश्मीर पर नेहरू सरकार की पॉलिसी जितनी गलत थी तो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। वो नेहरू सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। आखिरकार जब 2002 में गुजरात में वो सब हुआ तो रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। तो अगर इतना गलत हो रहा था कश्मीर में, अगर नेहरू सरकार इतनी गलतियां कर रही थी, तो आदरणीय मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ये एक अजीब तरह का अपॉर्चुनिज्म और लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रिटी भी दिखाता है कि आप उस समय इस्तीफा ना दें, जब आप सरकार से हट जाएं तो ऐसे पेश करें चीज़ों को, और आज तक वैसे ही पेश करते चले जा रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल इनोसेंट थे, आपको कुछ पता ही नहीं था। ये सवाल हो या कोई भी सवाल हो, गांधी, नेहरू और पटेल की भूमिका को लेकर जो भी बातें आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाई जाती हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि दे आर नॉट मैटर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ओनली अ टूल देयर, और रादर वन शुड से डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इज अ टूल देयर। वो पॉलिटिकल मैटर है, और पॉलिटिकल हमें समझना ये चाहिए कि क्यों आखिरकार गांधी और नेहरू, और खासकर नेहरू, गांधी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की गई है, पटेल को की गई है। नेहरू जो कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक, नेहरू एक तरह से उनके लिए सबसे बड़े विलेन। तो उसका कारण ये है नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया, विच एक्चुअली इज द मोस्ट ऑथेंटिक आइडिया ऑफ इंडिया। नेहरू का एक कंसिस्टेंट और अनअपोलोजेटिक मॉडर्न अप्रोच टू थिंग्स, साइंटिफिक अप्रोच टू इश्यूज, दैट एक्चुअली इज द बेसिक रीजन। इसलिए वो नेहरू की हर चीज़ में खोट निकालेंगे, नेहरू को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। जैसा प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट तो असल में अगर कोई थे तो पटेल थे। बिल्कुल सही। और ये फैक्ट है, ये पाकिस्तानी हिस्टोरियंस इस बात को लिखते हैं इंटरेस्टिंगली, और तमाम सारी चीज़ों की तरह इस पर भी उनमें और इनमें सहमति है। पाकिस्तानी हिस्टोरियन से लिखते हैं कि अगर पटेल पीएम होते तो कश्मीर का रियलिस्टिक सॉल्यूशन होता।
रियलिस्टिक का मतलब ये कि उन्हें पाकिस्तान को मिल जाता, वो नेहरू की वजह से नहीं मिला। बिल्कुल। तो यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन लोगों के हिसाब से नेहरू की गलती ये थी कि कश्मीर हिंदुस्तान में पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हुआ, पाकिस्तानियों के हिसाब से नेहरू का अपराध ये था कि वो कश्मीर पाकिस्तान को नहीं चला गया, पटेल होते तो चला जाता, क्योंकि पटेल रियलिस्टिक थे। अब रियलिस्टिक वगैरह कहने की बात कहने कुछ ने ये भी लिखा है कि पटेल ने जाकर डोगरा रूलर को बोला कि भैया अगर आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये सही है कि गलत नहीं, है? ये सही है। देखिए बात ये है, जैसे आपने कहा और वो सही भी है, पटेल के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो जिन्ना साहब का इरादा ये था कि न केवल कश्मीर पाकिस्तान में आए बल्कि हैदराबाद भी पाकिस्तान में आए, या एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बन जाए। तो आप कल्पना कीजिए, पटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जैसे आपने कहा कि उस समय उनकी जगह रख के अपने आप को सोचिए, सन 1948-49 में अगर एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, तीसरी तरफ कश्मीर का मसला और फिर चौथी तरफ दक्कन में हैदराबाद, तो पटेल की सोच कोई बहुत गलत नहीं थी कि कम से कम एक दो जगह तो क्लियर इंटीग्रेशन हो। इसीलिए हैदराबाद में पुलिस एक्शन किया गया था कि वो आप करते रहिए जो भी। जूनागढ़ उनके सबसे प्रिय था, और जूनागढ़ तो उनका वो जूनागढ़ में गुजरात फैक्टर था, जैसे कश्मीर में कश्मीरी फैक्टर था, उसी तरह जूनागढ़ में तो हर चीज में गुजरात फैक्टर तो आज भी है। नहीं देखिए, नहीं सबल साहब माफ कीजिएगा, पटेल के गुजरात फैक्टर और आजकल के गुजरात फैक्टर में उतना ही फर्क हो सकता है, उतना ही फर्क है जितना रोशनी और घुप अंधेरे में। पटेल का गुजरात फैक्टर अलग तरह का था, आजकल के जो महानुभाव लोग हैं उनका गुजरात फैक्टर अलग इंटीग्रेशन का फैक्टर था, ये डिसइंटीग्रेशन का फैक्टर। अब डिसइंटीग्रेशन का है या किसी लोगों के प्रति सेवा भाव का है, कुछ खास लोगों के प्रति, वो मैं नहीं जानता लेकिन पटेल और इनके गुजरात फैक्टर की कोई तुलना नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो वैसे आने मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं देखिए फिर वही कहूँगा, और हमेशा इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ या ऑडियंस से, कांग्रेस वाले क्यों नहीं ये बात कह पाए लोकसभा में कि भाई अगर इतनी ही गलती थी, इतनी बड़ी, और आज तक क्यों नहीं कह पाते कांग्रेस वाले या कोई भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक लोग कि भाई साहब अगर यही इतना गलत, ये फैसला इतना गलत था तो डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा उस समय क्यों नहीं दिया। कहते कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप 370 ला के गलती कर रहे हैं, मामले को यूएनओ में ले जाके गलती कर रहे हैं, प्लेबिसाइड की चर्चा करके गलती कर रहे हैं, देयरफॉर आई रिजाइन। ही नेवर डिड इट। व्हाई? नहीं, पर पटेल ऑल्सो नेवर पब्लिकली, कभी उन्होंने नहीं, पटेल ने तो ड्राफ्ट किया, पटेल तो उससे सहमत थे ना, पटेल क्यों करेंगे? बिल्कुल। मैं तो ये तो कहते हैं कि पटेल खिलाफ थे, नहीं ये झूठ फैला, मिथ और रियलिटी इसी की बात है। ये तो देखिए ये भी कहते हैं कि नेहरू गांधी को छल करके, हुडविंग करके पीएम बन गए। हाँ, वो दूसरी बात अब है। इसमें तो देखिए ऐसा है कि जो लोग गांधी को गांधी से बेहतर जानते हैं या नेहरू को नेहरू से बेहतर जानते हैं या पटेल को पटेल से बेहतर जानते हैं, उनसे मैं क्या बहस कर सकता हूँ? वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो मतलब वो सब कुछ जानते हैं। तो जो सब कुछ जानता है सिबल साहब, उससे कोई बात नहीं हो सकती। जो ये मान ले कि हाँ भाई मैं कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता, हाँ बिल्कुल, उनको तो मालूम है कि गांधी क्या चाहते थे, नेहरू क्या। अब देखिए ये बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि पटेल ने कहा था जब ईस्ट बंगाल में प्रॉब्लम हो रही थी और नेहरू ने कहा था कि मैं बापू की तरह इस्तीफा देकर चला जाऊंगा और वहाँ घूमूंगा जगह जगह। उस कॉन्टेक्स्ट में पटेल ने कहा था कि बापू ने तय किया कि नेहरू हमारे लीडर हों, जी हाँ बिल्कुल, एंड हिस्ट्री हैज प्रूव्ड हिम एब्सोल्युटली राइट। दिस इज पटेल अबाउट नेहरू। गांधी जी सेड कि हम इसलिए नेहरू जी को आगे करना चाहते हैं क्योंकि ही नोज अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट कम्युनिटी। और देखिए युवाओं के साथ उनकी बड़ी और पॉपुलरिटी। एक बात और है, ये फैसला गांधी जी ने कोई सन 47 में नहीं कर लिया था, नहीं पहले किया था। उन्होंने सन 42 में AICC के वर्धा सेशन में कहा था और नाम लेके कहा था कि पटेल नहीं, राजा जी नहीं, मेरा उत्तराधिकारी जवाहर होगा। और आज वो जो बड़ा मशहूर कोटेशन है कि वो मेरी पकड़ से छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं पाता, और आज मेरा कितना भी विरोध करे, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद जवाहर मेरी जुबान बोलेगा। बिल्कुल। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कि वो स्टूडेंट, ही वाज द डार्लिंग ऑफ द यूथ, That's right. और वो आज की मतलब 40 के दशक में नहीं, वो जो 26, 27, 28, 29 का दौर था, तब वो यूथ आइकॉन बन गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रूफ उनकी पॉपुलैरिटी का है, और कि एक्चुअली वो गांधी जी के बाद जो सेकेंड लीडर बन गए थे, जी हाँ, जी हाँ। उसका प्रूफ ये है कि जब 36-37 वाला इलेक्शन हुआ,
प्रोविंशियल जी हाँ। लेवल पे जो सारे प्रोविंसेस में पहली बार पॉपुलर इलेक्शन हुआ, जी हाँ। तो वो पूरे इलेक्शन कैंपेन जो था वो जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने ने किया था। ऑल इंडिया में उन्होंने लड़ा। करेक्ट करेक्ट गांधी जी ने 28-29 के बाद वो टूरिंग का काम छोड़ दिया था, सिर्फ उन्होंने हरिजन टूर किया था 33-34 में। अब जो है उसमें बिल्कुल क्लियर था कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई लीडर है, वो नेहरू है। जो पॉपुलर लीडर है, जो मास लीडर है, सरदार पटेल की अपनी पोजीशन थी। वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत वो थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। गुजरात में वो मास लीडर थे, पेजेंट लीडर थे। पर ऑल इंडिया लेवल पे चाहे वो ये 36-37 हो, चाहे वो 46 वाला इलेक्शन हो, हर एक में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो सामने लाए जाते हैं। क्यों? तो वो क्लियर था। तो इन अ वे मैं ये कहती हूँ कि महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने जो उनको अनॉइंट किया अपना सक्सेसर, जो वर्ड्स आपने यूज किए कि मेरे उत्तराधिकारी ये होंगे, वो एक तरह से जो पॉपुलर रिकग्निशन जवाहरलाल नेहरू को ऑलरेडी मिल गई थी उसको रिकग्नाइज कर रहे थे, उसको फॉर्मलाइज कर रहे थे। ही हैड इमर्ज्ड, ही वाज नॉट बीइंग फेवर्ड एज अ फेवरेट सन और समथिंग एंड इम्पोज्ड ऑन द पीपल, एंड देयरफॉर So Patel withdrew जो nomination वो वाला इंसिडेंट इनफैक्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। आप बोलिए। वो तो बात की बात है, लेकिन जिस चुनाव का जिक्र हो रहा है उसके बाद ही पटेल ने गांधी को लिखा था कि इन चुनावों में जितनी मेहनत जवाहर ने की है वो कल्पना के परे है। इन इंग्लिश द एग्जैक्ट वर्ड्स आर बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन, कि इतनी कल्पना नहीं कर सकते आप जितनी मेहनत जवाहर इस समय कर रहे हैं। देखिए इसमें रिलेशनशिप एक बात और होती है सिबल साहब, मैं बात कई बार लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि बड़े लोगों के झगड़े भी बड़े होते हैं, बिल्कुल, बड़े लोगों के मतभेद भी बड़े होते हैं, लेकिन इन बड़े लोगों में एक खास बात ये थी कि उनके मतभेद निजी स्वार्थों से प्रेरित नहीं थे, कुछ पोजीशंस पे थे और पब्लिक थे। जब मतभेद होते थे तो उन पर लीपापोती नहीं होती थी और फिर भी मिलकर काम करते। They were partners, not rivals. एग्जैक्टली। और ऐसे बड़े लोगों पर जब आप अपना छोटापन आरोपित करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। बड़े, अब आप छोटे हैं तो मान लेना चाहिए कि हम छोटे हैं, बड़ों को जबरन छोटा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो आपके जैसे नहीं थे। सही बात है। जो आज के पॉलिटिशियन जब उनको एसेस करते हैं तो ये ध्यान रखें कि पटेल की अपनी राय थी, नेहरू और पटेल में काफ़ी मतभेद थे, मतभेद गांधी और नेहरू के बीच में भी थे, तीनों के बीच में थे, होना भी चाहिए। और लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। और नहीं, लोकतंत्र क्या, सच ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलता है। वो जो एक बहुत पुरानी घिसी पिटी बात है कि इन एनी डिस्कशन आई एंड यू एग्री ऑन एवरीथिंग, देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी। राम पुनियानी जी, अब आप बताइए, आपकी राय बताइए जरा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, तो मैं एक एक को अलग करके बताऊंगा। पहले तो ये जो कश्मीर का मुद्दा था, आपने जो अच्छे से बताया है, उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि शेख अब्दुल्ला के जो विचार थे वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के थे। जी हाँ। जैसे कश्मीर का लाल चौक, वो भी रशियन क्रांति की प्रेरणा से आया, और कश्मीर एक राज्य रहा है यहाँ जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स ये किए। जी हाँ। फिर शेख अब्दुल्ला का ये भी मत था कि मुझे भारत में जो चाह, भारत के साथ इसकी जो चाह है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता के 2 सितारे हैं, एक गांधी और दूसरे नेहरू। तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो दोस्ती, वो मेरे ख्याल से वैचारिक आधार पे बहुत मजबूत थी, उसका एक कारण था। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2-3 मुझे इंसिडेंट्स याद हैं। एक तो जूनागढ़ जब भारत में मिल गया तो एक कॉलेज में उनका स्पीच हुआ, उसमें उन्होंने कहा उसमें यही बात कि अगर हैदराबाद हमको पूरा मिल जाता है तो कश्मीर के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, मतलब ही वॉज विलिंग फॉर दैट। और दूसरा, उनकी जो दोस्ती जवाहरलाल जी के साथ थी वो भी एक अजीब दोस्ती थी, मतलब कई मामलों में अलग थे। पर एक बार मुझे याद है चौपाटी की एक पब्लिक मीटिंग में वो बैठे थे दोनों स्टेज पे, तो एक अमेरिकन पत्रकार पटेल जी को कहता है कि देखिए आप कितने लोकप्रिय हैं, लोग इतने लोग आपको सुनने आए हैं। तो पटेल बड़ी ईमानदार से कहते हैं ये मुझे देखने नहीं आए, मुझे सुनने नहीं आए, ये जवाहर को सुनने आए हैं। तो तीसरा, उनके जो स्नेह था, तो जवाहरलाल जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पटेल को पत्र लिखते हैं कि अब हमारी सरकार होने वाली है और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आके गृह मंत्री का पद संभालिए। तो वो थोड़ा सा गुस्से और नाराज़गी और प्रेम में बोलते हैं कि हम दोनों इतने सालों से महात्मा गांधी के चरणों पे बैठ के राजनीति सीख रहे हैं, आपको मुझे इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ,
आप मेरे लीडर भी हैं और बड़े छोटे भाई भी हैं, ऐसा छोटा भाई भी कहते हैं और साथ साथ लीडर भी कहते हैं। और जो गांधी जी का रोल था, गांधी जी तो उस समय कांग्रेस में थे नहीं, सब मौलाना आज़ाद के बाद जो प्रेसिडेंट चुनना था और वो प्रेसिडेंट ज़्यादातर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, तो उस समय नेहरू जी का नाम ये प्रोविंशियल कमिटीज़ में से नहीं आया, कृपलानी का आया, पटेल का आया। तो फिर महात्मा गांधी उस समय पटेल को बोलते हैं तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो, और सरदार पटेल बिल्कुल खुशी खुशी उस बात को स्वीकार करते हैं। और वो गांधी जी की बात जो थी, जो आपने कही, एक तो कि भाई वो जानते थे यूथ में ही नहीं कि भारत में अगर गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता था तो वो नेहरू था। और ये बात और तो और भगत सिंह ने कीर्ति में एक लेख लिखा था आज के लीडर और उनका कार्य, तो उसमें वो सबका एनालिसिस करते हैं और आखिर में कहते हैं कि भविष्य की जनरेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व भारत के लिए सबसे उसमें वो खास करके नेताजी सुभाष बोस के साथ नेहरू को कंपेयर करते हैं। और उसमें बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि सुभाष बाबू बंगाली जैसे होते हैं वैसे भावुक हैं, और पंजाब के लोग पहले से ही बहुत भावुक हैं, हमें और भावुकता की जरूरत है, हमें विवेक की जरूरत है जो नेहरू से मिलेगा। समथिंग टू दिस इफेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तो वो नेहरू इनफैक्ट पंजाबी में जो उनका ट्रांसलेशन है जो भगत सिंह का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि दो तरह के लीडर होते हैं, एक राज पलटू और एक युग पलटू। और सुभाष बोस को कहते हैं ये राज पलटू हो सकते हैं, पर नेहरू जो है ये युग पलटू। सुनो क्या एक इमेजिनेशन था वो भी उनके क्वालिटी का, यंग मैन। जबरदस्त। और उस समय जब जो मैं बात कर रही हूँ, ये 2829-30 का दौर है जब भगत सिंह ये बातें लिखते हैं। तो ये एक दूसरी बात पे आते हैं, आपसे शुरू करता हूँ मैं कि ये भी कहा जाता है कि जो सरदार पटेल साहब थे, ये भी एक और झूठ फैलाया जा रहा है, जो मिथ है कि सरदार पटेल साहब थे वो आरएस के खिलाफ नहीं थे, हालांकि उन्होंने बैन किया होगा। क्योंकि देखिए कि सरदार पटेल का एक बयान आज भी बहुत महत्वपूर्ण है आज की राजनीति में भी। जी हाँ। उन्होंने जब आरएसएस पे बैन लगाया तो उन्होंने उसमें ये नहीं कहा कि इन्होंने हत्या के आरोप वगैरह, उन्होंने सीधा ये कहा कि भाई आरएसएस जिस प्रकार से नफरत फैला रही है समाज के अंदर, जी हाँ। इसके कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। और वो एक उनके मन में मुख्य बात उससे जुड़ी हुई थी। और दूसरी बात जो थी कि उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी, मतलब नासमझी की बात है। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है ये एक पागलपन है। उनके वाक्य ये है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी तरह से पागलपन है। तो मुझे नहीं लगता कि सरदार पटेल किसी भी प्रकार से आरएसएस के प्रति कोई ये रखते होंगे। मैं एक जब बैन हुआ, मैं आपको कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने सब लोगों के। जब बैन हुआ तो गोवलकर साहब ने लिखा अपने सरदार पटेल को कि साहब आप बैन इसको लिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने 11 सितंबर को 1948 में इसका जवाब दिया। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जवाब अंग्रेजी में है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द आरएसएस डिड सर्विस टू हिंदू सोसाइटी, but the objectionable part arose when they, burning with revenge, began attacking Muslims. That's right. Organizing the Hindus and helping them in one thing, but going in for revenge for its sufferings on innocent and helpless men, women and children is quite another thing. Apart from this, their opposition to the Congress, and that too with such virulence, disregarding all considerations of personality, decency or decorum, जो आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, created a kind of unrest among the people. All their speeches were full of communal poison. Correct. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer and sacrifice of the invaluable life of Gandhiji. RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death. ये जवाब था सर। और ये पटेल सीधे गोलवलकर को लिखा। हाँ, गोलवलकर। सीधे गोलवलकर। ये डिटेल में मैंने जो शॉर्ट में बताया ये रियलिटी है। और ये कहते हैं कि साहब वो तो मतलब कि प्रो आरएसएस थे। तो इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी जरा? ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिखा। अच्छा। चिट्ठी लिखी कि ये उन्होंने उनकी जब वकालत करने की कोशिश की कि आरएसएस को अब छोड़ देना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको भी उन्होंने ये लिखा कि आप भूल जाते हैं कि ये गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ
तो इन्होंने स्वीट्स बांटे और खुशियां जी मनाई। हाँ। आप लीड कर रहे हैं उनकी इन्हीं टर्म्स में वो उन्होंने जुलाई एकदम- 18 1948 की चिट्ठी है जी। जिसका आप जिक्र कर बिल्कुल, रहे हैं। जो बिल्कुल। आरएसएस को बैन करने का जो कम्युनिके था फरवरी 1948 का, जी हाँ। उसमें तो सीधे सीधे ये कहा गया था कि जो जहरीला वातावरण तैयार हुआ उसमें हजारों लाखों प्राण गए, सबसे मूल्यवान प्राण महात्मा गांधी के गए। उसमें कुछ इस तरह की बात थी। देखिए, ये जो आमतौर से कहा जाता है और बहुत आसानी से कह दिया जाता है प्रो हिंदू, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए प्रो हिंदू थे तो इससे कहाँ साबित हो गया कि प्रो हिंदुत्व थे? हाँ। यानी किसी का हिंदू होना, पटेल हिंदू थे, पटेल बड़े आस्थावान सब हिंदू हिंदू हैं थे। भैया। मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हिंदू कहने पर अपने आप को बगलें झांकने लगे। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिबल साहब कि चूंकि मैं हिंदू हूँ इसीलिए मैं हिंदुत्व से परेशान रहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिंदू ट्रेडिशन को, मेरे हिंदू विरासत को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से तो पॉलिटिकल हिंदुत्व से। जी हाँ, जी हाँ। और कई बार मुझे लगता है कि पटेल भी ऐसा ही महसूस करते थे, इसीलिए इतने हार्श वर्ड्स उन्होंने लिखे मैं हैं आपको गोलवलकर थोड़ा को। इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जो आपने कही ना वो बड़ी पते की बात है। उन्होंने कहा एक पब्लिक 11 जुलाई 1949 में उन्होंने कहा कि द RSS will function as a cultural organization, eschewing secrecy and adjuring violence. And then Patel in a public speech on February 24, 1949 said, मैं quote कर रहा हूँ, we must understand that Muslims are going to stay here. Yes. It is our responsibility to make them feel it is their country. Communalism is poison. Yes, that's precisely the तो point. जो सब उलट हो रहा है यहाँ तो आज के दिन, वो पटेल उनके बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, करेक्ट। हाँ। और ये लोग समझते नहीं है कि यही बात आज भी सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल, और ये हमेशा सच्चाई रहेगी। देखिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा अगर ये अपनी डाइवर्सिटी को छोड़ देगा तो। जी हाँ, ये संभव ही नहीं है। हिंदुस्तान इज डिफाइंड बाय डाइवर्सिटी। जी हाँ, और वो केवल रिलीजन की बात नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। लैंग्वेज के लेवल पर ले लीजिए, एथनिसिटीज के लेवल पर ले लीजिए, कल्चर्स के लेवल पर ले लीजिए। और ये बात हिंदुस्तान के नेशनल मूवमेंट का हर नेता जानता था, जी हाँ। चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष बोस हो और चाहे पटेल हो। सुभाष बोस भी इन लोगों के बड़े प्रिय हीरो हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी फौज का नाम स्वतंत्र भारत सेना तो नहीं रखा था, जी हाँ, आज़ाद हिंद फौजी रखा था। जी हाँ। और हिंद शब्द से भी इनको आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि मूलतः फारसी का है, लेकिन सुभाष बोस का तो नारा जय हिंद था। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, और मौलाना आजाद के नाम पे उन्होंने नहीं वो तो ब्रिगेड बनाई देखिए, थी। मौलाना आजाद के नाम पर, नेहरू के नाम पर और गांधी गांधी जी के के नाम नाम पर। पर। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति वो थे, बिल्कुल। फादर ऑफ आवर नेशन। बिल्कुल। ये एक्सप्रेशन पहली बार सुभाष बोस ने इस्तेमाल किया है। तो प्रॉब्लम यही है जो मैं आपसे शुरू से मैंने कहा कि सवाल हिस्ट्री का है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिक्स सवाल का ये है कि राजनीति का आप है। अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक माइथोलॉजी क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस, जिन पर कभी अलग से बात हो सकती है, बड़ी हद तक इनको कामयाबी मिली है। मेरे लिए चिंता की बात ये है। अभी तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसलिए कर रहे हैं। बड़ी हद तक ये कामयाबी अभी जो आपने वो पढ़ के सुनाया कि सरदार पटेल ने कहा कि दे विल फंक्शन एज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Yes. और ये अब ये बात है कि ये ढंडोरा पीटना चाहिए छत से हम लोगों को बिल्कुल। कि इन्होंने ये अंडरटेकिंग दी। अंडरटेकिंग दी हुई है That's right. कि हम जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेंगे, Correct. हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते। तो मैं तो कहती हूँ कि पूछो कि भी कौन सा लास्ट कल्चरल ये शो सारा आपने तो ऑर्गेनाइज culture- किया था, यहाँ तो बताओ। सारा ही कल्चरल हो रहा है। सारे कल्चरल ही हो रहा है। मतलब पूछे हमारा कि हमारे कौन देश का सा- कल्चर ही चेंज हो रहा है तो कल्चरल तो हो गया ना। इन्होंने ये भी अंडरटेकिंग दिया था, इन्होंने ये भी अंडरटेकिंग दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, बिल्कुल। जो इन्होंने नहीं बनाई। कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता। इनके जो फंड्स आते हैं, जो डोनेशन आते हैं, जो एक कलेक्शन करते हैं, उसका कहीं कोई हिसाब नहीं होता। तो मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे कि हाउ कम 75 साल से ज्यादा हो गए आजादी के ये बाद। कल्चर के लिए सब नहीं, खर्च सर, कर रहे वैसे- हैं। हाँ, सर, तो इनसे सर- तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी तो हम हिसाब मांगते सर, हैं, आप इनसे इस- कोई हिसाब नहीं मांगते। आप इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता पूछिए पूछिए। हूं। मतलब RSS इज नॉट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इज इट? RSS does not submit any accounts or funds of anything to Correct, anybody. correct, correct. तो what exactly its legal position? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। कानूनी तौर से है क्या RSS? Organization doesn't have membership, it has no legal position. नहीं तो मतलब is it an organization or I mean is how not. how will it ये will बिल्कुल be, ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। how it will be defined in terms of law? It is What it it's is? a conglomeration of people.
आपके प्रधानमंत्री तो Congregation of NGO people. It's only congregation of नहीं उसमें men. वैसे राष्ट्र सेविका समिति है हाँ वो अलग है, ये तो आप मत कहिए। अच्छा, हिंदुस्तान के जनता का कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें उनकी मौजूदगी ना हो या उन्होंने बनाने की कोशिश ना की। अच्छा, वनवासी कल्याण परिषद भी है, अच्छा, 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 भूतपूर्व सैनिक परिषद भी है और राष्ट्र सेविका समिति भी है। अच्छा। लेकिन जो मैं सवाल आपसे पूछ वो रहा हूँ, आरएसएस के मेंबर हैं? जी जी नहीं आरएसएस के नहीं, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट है, मेंबर नहीं है। आरएसएस का मेंबर कोई नहीं है आजकल के जमाने की। लेकिन अगर आप विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता से पूछें तो वो कहेगा हम आरएसएस के मेंबर नहीं है, विद्यार्थी परिषद के मेंबर हैं। अच्छा, अच्छा, ये है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदरूनी तजुर्बा है। बिल्कुल। उसको तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं, हम उस पे क्वेश्चन नहीं। एज ए बॉडी हाउ वी डिफाइन आरएसएस इन लॉ, नॉट इन पॉलिटिक्स। आपके प्रधानमंत्री उनको एनजीओ कहते हैं, दुनिया का तो सबसे NGO बड़ा में तो भाई, ये registered मैं होता है NGO उत्तर भी तो इस registered किस्म होता के है। उत्तर दे सकता हूँ। दे आर नॉट अ लीगल एंटिटी, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, राइट? आई डोंट इवन नो वेदर दे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मैं ऐड करना चाहूँगा, आप जो कह रहे थे ना सुभाष बोस के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके डिफरेंसेस भी हुए, वो निकल भी गए। आज़ाद हिंद फौज में देखिए आप 3 बटालियंस थी। हाँ वो बताया ना, पहली गांधी और गांधी दूसरी ब्रिगेड, नेहरू जवाहर और ब्रिगेड तीसरी और मौलाना आज़ाद। ब्रिगेड। अच्छा, दूसरा उनका जो साइन था वो टीपू सुल्तान का स्प्रिंगिंग टाइगर, वो उनकी सेना का ये था। उनका सबसे जो नज़दीकी थे ना 3 जो बड़े जनरल, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक ये था, एक सिख था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरा उनके बाद में जब मीटिंग भी होती है तो एक तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और महात्मा गांधी उनको प्रिंस अमंग्स पैट्रियट्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ें सच है, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस के बाद। अच्छा, बाद में देखिए जब आज़ाद हिंद फौज के कैदी आते हैं तो उनको बचाने के लिए तो कांग्रेस पूरी एक कमेटी बनाती है जिसमें कैलाशनाथ गाडजू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई शायद उसके भूलाभाई होते हैं। सरदेसाई, ये सब उसमें ये करते भूलाभाई हैं। देसाई थे उसके। सिर्फ कमेटी नहीं बनाती, केस लड़ती है और केस उससे लड़ती है। ज्यादा पूरा देशव्यापी आंदोलन करती है। correct. आईएनए प्रिजनर्स रिलीज मूवमेंट करेक्ट। 45 में और उसका- जस्ट जी बिफोर हाँ, द जी हाँ, इलेक्शन जी हाँ, जी हाँ। देशव्यापी एक आंदोलन जो है ऑर्गेनाइज होता है, बहुत उसके आईएनए के हक में ही हुआ। और क्या हुआ वो? दूसरी आप बात ये कहते हैं कि जो सोमनाथ टेम्पल जिसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई तो उसमें नेहरू उनके विरोध में थे। ये भी एक और झूठ फैलाया जा रहा है, तो इसमें असलियत क्या है? हाँ, ये देखिए ऐसा है कि आज़ादी के ठीक बाद गुजरात में कुछ लोग जैसे KM मुंशी, जी हाँ, उन्होंने ये मैटर, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती, वो भी डिस्कस कर सकते हैं इसकी, सोमनाथ की। क्योंकि गांधी जी की भी राय इसके बारे में थी जो जी भी। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये जब डिस्कस हुआ कि सोमनाथ का मंदिर जो है बनाना चाहिए, तो गांधी जी ने इनफैक्ट मामला उठाया और कहा, और वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और कहा कि इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, जी हाँ, आप बनाइए, बट ये प्राइवेटली होना चाहिए, लोगों की अपनी मर्जी से हो। पर क्योंकि सेकुलरिज्म के ये खिलाफ है कि सरकार जो है वो किसी भी तरह का धार्मिक जो काम है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या कुछ और हो, उसमें हिस्सा ले, उसके गलत है। तो पटेल ने अश्योर किया गांधी जी को कि नहीं, ये प्योरली प्राइवेट एंटरप्राइज होगा। मतलब फिर बात आई उसके इनॉग्रेशन की। जी हाँ, जहाँ राजेंद्र प्रसाद जी गए। जी, और जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए। तो इशू जब आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको इनॉग्रेट करने जी हाँ, जाएंगे, जी हाँ, तब जवाहरलाल नेहरू का ये था कि एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप अगर करेंगे तो ये हमारे इट विल हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा एज अ प्राइवेट सिटीजन अगर आप जाना चाहते तो वो अलग बात होती, बट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। उन्होंने उनको बैन नहीं लगाया, रोका नहीं, फिर मुबारकबाद भी दी, जब बन गया तो मुबारकबाद दी थी, क्योंकि फिर जी। वॉलंटरी ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने प्राइवेटली पैसा लिया जी। और फिर लोगों ने पैसा दिया वॉलंटरी, और फिर वो पेपर बना। पर इस पे क्योंकि ये मामला उठा है और आजकल गर्म है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको बहुत बढ़ा हाँ, चढ़ा exactly, के exactly. अभी बना दिया उसको। तो इस पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आपको कि इस इशू के ऊपर कि ये सोमनाथ का जो डिस्ट्रक्शन था महमूद गजनी के हाथों जी हाँ, एक्सेट्रा, कि ये जो एक फैलाई गई हुई माइथोलॉजी है कि ये हिंदुओं के दिल पे एक घाव की तरह 1000 साल रही। जी हाँ, जी हाँ।
तो इस पे हमारी बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रोमिला थापर, जी हाँ। उन्होंने इस मामले को उठाया और उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इस पे, अच्छा। जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि गजनी के डिस्ट्रक्शन के बाद कई साल गुजर गए जबकि कहीं किसी जगह कोई रेफरेंस नहीं है उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में, और ये कि लोग उसके बारे में उत्तेजित हैं। अच्छा। फिर वो बताती है कि 200 या 300 साल बाद हमें वहाँ से एविडेंस मिला है कि उस एक जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने एक मर्चेंट को कुछ जमीन दी, वहाँ मॉस्क बनाई, अच्छा। मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर। अच्छा। तो पूरे उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 1000 साल के छान के ये दिखाया है कि ये जो आइडिया है कि 1000 साल से एक घाव था और ये बहुत बड़ा एक इवेंट था, ये पहली बार इसका मेंशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन लाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको तो मालूम है कि ब्रिटिश ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता था कि हमने तुम्हें मुसलमानों के राज से बचाया। उसमें ये एक थियोरी थी कि ये सोमनाथ में जो गजनी का डिस्ट्रक्शन था, ये टिरनी, टेम्परल डिस्ट्रक्शन, पूरी कहानी पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में 1830s में आई। अच्छा। वहां से कहानी शुरू होती है। फिर हमारे जो पॉलिटिशियन और इतिहासकार के मुंशी खासकर जो थे वो इसको बहुत बड़ा, और गुजरात का ये था और वो था। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है एक हिस्टोरियन के लिए कि हिस्ट्री कैसे क्रिएट की जाती है। मैं तो वही तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, पर आप ये बात देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ना हिस्ट्री की, तो एक तरफ आप देखिए हिस्टोरियंस इन इश्यूज को कितना सीरियसली लेके इतनी रिसर्च करके एक चीज प्रूव करते हैं। आप कम से कम उसको काउंटर करिए, आप उसको इग्नोर ही नहीं करते, आप डिस्टॉर्ट करते हैं, आप झूठ बोलते जाते हैं, आप उसको एक पॉलिटिकल बड़ा सा इशू बना देते हैं। तो कभी कभी तो हमें लगता है कि काहे को हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए ना। और ये दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट आई ऑलवेज फील। मैं फिर से कहूँगा कि बात हिस्ट्री की कम और पॉलिटिक्स की ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में या कोई भी समाज हो और कोई भी वक्त हो, उसमें कई तरह की टेंडेंसीज होती हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको तय करना होता है, पूरे समाज को या समाज के अधिकतम लोगों को, कि आप किस टेंडेंसी से सीखना चाहते हैं और किसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं। ऑन दिस पॉइंट आप ये देखें, मैं एक 18वीं सदी के उर्दू पोएट हैं, जाने माने पोएट हैं, शायरी के खुदा कहलाते हैं वो उर्दू ट्रेडिशन में, मीर तकी मीर। बिल्कुल। उनका उनका एक शेर है, उसी के फरोगे हुस्न का झमके है सब में नूर, उस समय हरम हो के दिया सोमनाथ का। दिस इज मीर तकी मीर इन 18th सेंचुरी। यानी एक मुसलमान कवि सोमनाथ को इस तरह याद कर रहा है कि वो एक ही है ईश्वर, उसी की रोशनी है, चाहे वो मक्का में जलने वाली, काबा में जलने वाली शम्मा हो और चाहे सोमनाथ में जलने वाला दिया हो। 18वीं सदी में सोमनाथ को इस तरह भी याद किया जा रहा है, और 20वीं सदी में आकर के और 21वीं सदी में आप आकर के उसको बता रहे हैं कि वो केवल घाव के रूप में याद किया गया है, जबकि वो एक दूसरे मेटाफर के रूप में भी याद किया गया है। तो ये फैसला आपको करना है, यानी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को करना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि साहब बिफोर द ब्रिटिशर्स केम एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई झगड़े होते थे, वरना कबीरदास को कहना नहीं पड़ता कि आपस में दो लड़त मरत मरम ना काहू जाना। लड़ाई झगड़े तो होते थे, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों के साथ डायलॉग भी होता था। लड़ने झगड़ने वालों के साथ कबीर जैसे लोग भी थे, मीर जैसे। तो हमसे झगड़ते हैं, डायलॉग तो करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते ना। देखिए डायलॉग करने के लिए जरूरी है सिबल साहब, हम तो करना चाहते हैं। आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। वो मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, ये जानते नहीं है, मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। और जो आदमी ये मानता है कि वो सब कुछ जानता है, वो काहे को किसी से डायलॉग करेगा? I know that I know not. Exactly. That's why you enter into a dialogue. If I am convinced कि मुझे तो सब पता है, फिर काहे का डायलॉग? करेक्ट। That's it. आपने ये बात कही तो नेहरू जी ने वो चिट्ठी लिखी जिसके बारे में आपने जिक्र किया। वो चिट्ठी 11 मई 1951 में थी। वो कहते हैं, I confess that I do not like the idea of your associating yourself with the spectacular opening of the Somnath temple.
कुछ मुझे आपको नज़ारा कुछ और चीज़ का दिखता है इसमें? जी 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 हाँ? दिखता है। दिखता है ना, सबको दिखता है। हाँ, दिस इज उसी को नॉट जस्टिफाई करने के लिए सोमनाथ याद किया जाता है। दिस इज नॉट merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else. मतलब कोई भी जा सकता है, but rather participating in a significant function Yes. which unfortunately has a number of implications. That's Yes, right. that's it. Right. सही बात है। This is what secularism बिल्कुल is. लॉजिकल That's बात right. है। This केवल is the secular- definition of secularism. देखिए केवल कि आप सेकुलर जाइए, एक व्यक्तिगत रूप में आप जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं भी जाइए, चर्च जाइए, कहीं हाँ, भी कहीं भी जाइए, जाइए। बट अब उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते वहां जाकर, Exactly. स्पेशली व्हेन यू इन अ पब्लिक पोजीशन। You are president of the Not republic. as a- You are not as a president of the prime republic. not as a representative of the republic. And mind you, Rajendra Prasad ji was going only to inaugurate, not to become the judgeman. नहीं, नॉट ओनली दैट, ही रिप्लाइड। अरे जब उनसे बोला गया तो मालूम नहीं, ही रिप्लाइड, ही सेड अगर मुझे मस्जिद में बुलाया जाएगा हाँ, तो मैं मैं वहां भी वहाँ भी जाऊंगा। जाऊंगा। That's it. right. हाँ, अगर कहीं और बुलाया जाएगा तो वहां जी जाऊंगा। ये बुला दिया He was जाता not taking discrimination. Yeah. हम लोग Not कहाँ at जाते हैं? all. यहाँ Not तो at केवल एक ही जगह जाया और जाता नहीं है। ये आजकल बुला दिया जाता है, ये नहीं कोट किया जाता। हाँ, तो मैं- कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अगर बुलाया गया तो मैं मस्जिद भी जाऊँ। चौथी बात, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा कांग्रेस की वजह से हुआ। ये अनदर मिथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मेरे ख्याल से पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो सन 40 में पास हुआ है, if I'm not wrong। सावरकर ने 1937 में कहा था जी हाँ। कि ये मानना कि हिंदुस्तान इज ऑलरेडी या होमोजेनस नेशन इज रॉन्ग। इन दिस कंट्री देयर आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दिस इज सावरकर इन 1937। 1923 में उनकी वो किताब नहीं वो किताब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें तो इस तरह क्लियरली वो नहीं उन्होंने था। presidential address हिंदू महासभा के 1937 अहमदाबाद हिंदू सेशन, अहमदाबाद हिंदू महासभा सेशन, सावरकर वाज प्रिसाइडिंग ओवर इट एंड दिस सेंटेंस अकर्स इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस दैट इन दिस कंट्री देयर आर टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये तो कहते हैं, बिल्कुल ये तो बात नहीं मानते। ये इसका कोई क्या कर सकता है? तो ये हिस्ट्री है या पॉलिटिक्स है? हैं? ये हिस्ट्री है या उस पॉलिटिक्स? समय भी पॉलिटिक्स थी और आज भी पॉलिटिक्स है उस समय भी हिस्ट्री नहीं थी और आज भी हिस्ट्री नहीं है। उस समय भी हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशन नहीं थे और आज भी नहीं है। सावरकर भी पॉलिटिक्स कर रही थी, ये लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका जो सवाल है उसको मैं थोड़ा सा और दूसरी तरह से भी जवाब देना चाहूँगी कि देखिए कुछ लॉजिकली भी बातें हमको समझनी चाहिए। वो पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी 1885 से आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रही थी, वो क्यों चाहेगी कि जब आज़ादी हमें मिल रही है तो जिस देश को बनाने के लिए उन्होंने इतने साल से मेहनत की, इतने बड़े बड़े उनके लीडर 10-10 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, तिलक एग्जाइल में रहे, क्या कुछ कितनी कुर्बानियाँ नहीं दी, हज़ारों लोग जेल गए, हज़ारों लोग मरे, और मुसलमान और हिंदू इकट्ठा, सब सिख हिंदू मुसलमान, लोग। अकाली मूवमेंट थी, जी हाँ, उसमें जो वो भी गए। लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो गुरु के बाग का मोर्चा था, जो गांधी जी ने कहा था कि फर्स्ट बैटल फॉर इंडिया फ्रीडम वन, जब उसमें अंग्रेजों को पड़ा, तो ये लॉजिकल है कि वो पार्टी जो है चाहेगी कि उस देश को हम बांट दें। शुरू में लॉजिक से करना चाहती हूँ, और एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो हम सब जानते हैं। अब भुलाना चाहते हैं तो अलग बात है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद से ही ये तय कर हिंदू लिया था, मुस्लिम तय कर लिया जो था। है, जब उन्होंने देखा कि ये लोग सब इकट्ठे लड़ सकते हैं और लड़े, और वो लड़ाई 1 साल चली थी, उतने ही कुर्बानियां उधर से हुई जितनी इधर से हुई। हालांकि पावर उनके पास इतना था, कहा जाता है कि 1 लाख सोल्जर उधर मरे, 1 लाख रेबेल जो मरे, और इतना ब्रूटल रिप्रेशन हुआ। उसके बाद उनका जो पूरा पॉलिटिकल पॉलिसीज है उनका फ्रूशन था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले मुस्लिम लीग को बनाया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में उन्होंने बना दिए। अब आज की जनता जानती भी नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। बिल्कुल। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि जो कैंडिडेट है वो भी उसी धर्म का होगा, जो इलेक्ट करेगा वो भी उसी धर्म का होगा, कंस्टिट्यूएंसी टेरिटोरियल नहीं होगी, रिलीजन बेस्ड होगी। करेक्ट। तो ये जब आप इस तरह पॉलिटिक्स को बांट देते हैं कि जो कैंडिडेट जो लड़ाई लड़ रहा है उसको एक दूसरे धर्म के आदमी के पास
या औरत के पास जाके वोट मांगने की जरूरत भी नहीं जी हाँ। है। तो लॉजिक जो पॉलिटिक्स का है वो कम्युनल अपने आप बन जाता सही है बात। और कुछ करना नहीं पड़ता। तो मेरा अपना तो ये फर्म व्यू है कि खासकर 1909 से जब सेपरेट इलेक्टोरेट बने, वो ओरिजिन ऑफ पार्टीशन हमें उसी से वहां शुरू हो मिलता गया, है, शुरू हो वहां गया। मिलता है। और जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होते रहे, जैसे 1919 में जो अगला आया उसमें आपने इलेक्टोरेट तो बढ़ा दी, पर सेपरेट इलेक्टोरेट आपने रखा। 1935 वाला जो एक्ट आया उस पे भी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट रहा। तो Correct. पूरा पॉलिटिक्स उसके बाद आप ये सोचिए कि 1909 के बाद कोई मुसलमान पॉलिटिशियन जो आता है लड़ने के लिए थ्रू इलेक्शन, उसको कभी किसी हिंदू से बात करने की जरूरत ही नहीं जी हाँ। है। एंड वाइस वर्सा, आप जिसको जनरल कंस्टिट्यूएंसी कहते थे वो सिर्फ हिंदुओं की कंस्टिट्यूएंसी थी। सिखों की भी अलग कर दी आपने, जी फिर कास्ट वाइज डिवीजन भी कर दिया। पंजाब में जैसे एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट वर्सेस नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट, साउथ इंडिया में आपने ब्राह्मण बट नॉन जिन्ना तो ब्राह्मण। चाहता था हम हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं, हाँ। लेकिन हमारे सेपरेट टूट, एवरीथिंग शुड बी सेपरेट, मतलब कि अलग तरीका, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, सब कुछ अलग हो। देखिए इसमें एक बात यह है कि जो आप कह रही हैं, बेसिकली एक हिंदुस्तान को एक इंटीग्रेटेड नेशन बनना है या नहीं बनना है, और जाहिर है कि अंग्रेज तो ये नहीं चाहेंगे। 1857 के तजर्बे ने उनको बता दिया था कि अगर एक हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। और उसके बाद ये भी हम ध्यान रखें कि सर सैयद अहमद ने एक किताब लिखी थी इन लेट 19th सेंचुरी, द कॉजेज ऑफ द रेबेलियन, असबाब बगावत हिंद। उसमें उन्होंने बताया और दुर्रानी का उदाहरण दिया था कि दुर्रानी ने ईरानी और अफगानी सिपाही अलग अलग रखे थे ताकि अगर एक पलटन गड़बड़ करती थी तो दूसरी उसको दबा देती थी। अंग्रेजों ने गलती ये की, हिंदू मुस्लिम पलटन एक कर दी, तो अंग्रेजों को कुछ क्लू वहाँ से भी मिला। और उसके बाद जितनी भी फॉल्ट लाइन आपके समाज में थी, चाहे वो कास्ट की थी, चाहे वो कम्युनिटी की थी, चाहे वो लिंग्विस्टिक थी, हर फॉल्ट लाइन को अंग्रेज सरकार ने जम के बढ़ाया। अब इसमें जो एक सीधा सा सवाल उठता है, आप भूल जाइए कांग्रेस को, लीग को, हिंदू महासभा को, मेरे लिए कसौटी ये है कि जो पॉलिटिक्स इस तरह की किसी भी फॉल्ट लाइन को बढ़ावा देती है, वो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की एकता के लिए ठीक तो नहीं है। सही बात है। तो जब आप सेपरेट इलेक्टोरेट आपके सामने हैं, तमाम तरह के डिवीजन्स आपके सामने हैं, उस समय आप इस बात को थियोराइज करें 1937 में कि दो अलग अलग नेशंस इस देश में हैं, तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? आप राष्ट्र निर्माण कहिए या नेशनल बिल्डिंग कहिए, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो इम्पीरियलिस्ट डिजाइन है कि हिंदुस्तान को जितना अधिक बांटा जा सके उसको सपोर्ट कर रहे तो इसको मौका मिल गया ना जिन्ना को कि भाई हमें हैं। दैट्स इट। उसके पहले तो रिफॉर्म की बात हो रही थी, उसके पहले तो एडजस्टमेंट की, फिर डायरेक्ट एक्शन डे accommodation, हो गया, फिर डायरेक्ट एक्शन डे के जो हुआ, बाद इनएविटेबल हुआ। उसके बाद जब उन्होंने कहा, पहले तो ये था कि भाई एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए जो आप जिक्र कर रहे जी हैं हाँ। कि रहेंगे एक ही लेकिन हम अपने ढंग से सरकार चलाएंगे, केवल करेंसी और वो कांग्रेस डिफेंस, ने उसका इनकार कर दिया। करेंसी और डिफेंस कॉमन रहेगा, बाकी सब अलग अलग रहेगा। लेकिन जब आपने क्लियरली घोषित कर दिया कि दो नेशन है, तो उनके उसको तो एक मॉरल सपोर्ट मिला ना। यू अल्टीमेटली एंडेड अप सपोर्टिंग मॉरली and theoretically that position which ultimately resulted in the एक partition. चीज और हम भूल जाते हैं इसमें कि जो असली क्रिएटर है पार्टीशन के, जो ऑथर या जो भी आप कह लीजिए, वो तो अंग्रेज थे। No doubt. और एंड तक 15 अगस्त 1947 तक पावर में वो थे, जी हाँ। और उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट वीटो दे दिया था जी हाँ। कि कोई भी प्रपोजल जो आता था, जिन्ना कुड से नो टू एनीथिंग। Correct. जब आपने उनको वीटो दे दिया तो आप एक रीजनेबल सेटलमेंट कहाँ होने दे रहे हैं? सवाल अब कहने को तो बहुत थियरीज हैं आजकल कि अंग्रेज जो थे वो यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, कांग्रेस ने कहा कि नहीं डिवाइड करके चले जाओ। ये सब मिथ्स है। अंग्रेजों के आर्काइव्स में कहीं किसी का एक प्रपोजल है, पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। जी हाँ। तो ये बिल्कुल मतलब कंफ्यूज करने वाली और वो करने, तभी तो मैं कह रही हूँ कि कैसे अब सरदार पटेल ने, कृपलानी ने, मौलाना आजाद ने, गांधी ने खुद कहा कि with a heavy heart, सबने विद हैवी हार्ट नहीं, सबने मतलब जैसे कि कहते हैं खून की वो उसको करके उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि कोई चॉइस नहीं था। क्योंकि जमीन के लेवल पे जो राइट्स, आप जो डायरेक्ट एक्शन डे के आपने जो मेंशन किया, तो 16 अगस्त 1946 से और 15 अगस्त 47 नहीं, उसके बाद सितंबर तक, अक्टूबर तक कितने लोग मारे गए। कितने, जो जमीन के लेवल पे कम्युनिज्म फैला। तो जब गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ मूवमेंट क्यों नहीं चलाते,
कहते हैं मूवमेंट किसके साथ चलाऊं? खालसा भी वही चाहता है, हिंदू भी वही चाहता है, मुसलमान, तो मेरे पास है कौन जिसको लेके मैं आगे मूवमेंट चलाऊं? सही बात। अभी भी लोग कई क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी जी मूवमेंट चला देते तो नहीं क्या हो जाता। वो कहते हैं मेरे पास मासेस तो चाहिए। ऑर्डिनरी लोग इतना हिल गए थे उस कम्युनल वायलेंस के साथ कि कोई और चारा नहीं था। इसके बारे में राजमोहन गांधी ने 1991 में अपनी किताब में लिखा है, एंड आई विल कोट, if we did not accept partition, India would be split into many bits Yes, that's right. and would be completely destroyed. India had become a battlefield and it was better to partition the country than to have a civil war. That's right. ये इनके What do you, इनकी what, बात- क्या नहीं, आपका? मैं वही कह रहा था कि वास्तव में ये जो कंट्री का डिवीजन जैसे बता रहे थे कि 23 में पहले तो बुक आई कि यहाँ 2 नेशंस हैं, फिर 1937 में ये इनकी सावरकर का ये था कि वी एग्री विथ मुस्लिम लीग ऑन दिस। 1940 में वो प्रपोजल आया, जबकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इसके खिलाफ थे। बिल्कुल सही। अल्लाह बख्श और उन्होंने जो दिल्ली आज़ाद कांग्रेस बुलाई, उसमें उसके विरोध में उन्होंने दिया, और आखिर में नेहरू और पटेल को ये बात माननी पड़ी, क्योंकि वो जो इंटरिम कैबिनेट में मुस्लिम लीग वाले दे वर ब्लॉकिंग ऑल द प्रपोजल्स फॉर वट एवर थिंग्स वेयर टू बी डन, सो दैट वाज ए कंपल्शन रादर देन एक्सेप्टेंस। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश के दिमाग में ये भी था कि अगर ये इंडिया यूनाइटेड रह गया तो it will become a sort of a very important force in South Asia, and most of its leaders are of socialist mind. Yeah. So they may try to align more with Russia, and that time ये भी बात in the सही bipolar world, so their own position will become stronger as far as their strategic interest in this area. And that are was concerned. shown after independence. Pakistan immediately became a member of all the Cold War blocs on the side of the West, whereas India refused. We can see it even today. The politics of today is the same thing. Exactly. exactly. The Yeah. West is supporting Pakistan big Yes. time. Absolutely. And he was Those right. are their far-sighted calculation. By the way, this thing about civil war, that the only way you can prevent it, you see, Nehru said that again and again, that, you know, it's not that you can't stop the partition from happening, but do we want to massacre our own people? Exactly. It means not just civil war, it means brutal repression. तो इसका मतलब है कि राजनीतिक लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास समझने की जरूरत है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। नहीं, वो इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन देखिए- थोड़ा बहुत समझ लें तो फिर डायलॉग ठीक ठाक से हो सकता सिबल है। साहब देखिए, ऐसा है, पार्लियामेंट में इतना विरोध करना, इतिहास- इतना विशस अटैक करना, ये किसी के देखिए देश के लिए ठीक नहीं। मेरा एक निवेदन है, इतिहास की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनेताओं को एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जरूर होना चाहिए ताकि मुल्क नॉनसेंस ऑफ हिस्ट्री में ना फंसे। वो सारे मुल्क को नॉनसेंस ऑफ हिस्ट्री में फंसाए दे रहे हैं। यानी एक अजीब स्थिति बन गई है, यानी कि आज आप देखिए तो रोज़ कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है। कभी वो बाबर होता है, कभी वो महमूद गजनवी होता है, कभी सोमनाथ होता है, कभी वो, जैसे वो प्रियंका गांधी का वो बयान मुझे बहुत मज़ेदार लगा था, जिन्होंने लोकसभा में कहा कि भाई नेहरू की सारी गलतियां आप एक बार लिस्ट एक बार कर दीजिए और एक बार उनको जो कुछ करना है फांसी लटका दो आपने, उसके बाद चलो क्या करना है। मतलब नेहरू जी, यानी कई बार मुझे लगता है कि वो नारा लगाते हैं ना तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, सबको अपने जोश दिलाते हैं, तो मैंने उस पर एक नारा इनकी तरफ से गढ़ा है कि नेहरू का बूथ सबसे मजबूत। अभी तक पिंड नहीं छोड़ रहा है नेहरू जी, 64 में गुजर गए, आज तक वो मतलब नेहरू के भूत से आज तक ग्रस्त है। चलिए इस चर्चा इसमें को मैं ये सिर्फ एक लास्ट चीज कहना चाहती हूँ कि एक कारण, और थोड़ा मैं इसमें आपसे थोड़ा डिफर करती हूँ, एक कारण जो नेहरू पे अटैक होता है जोरों का, इट्स अ प्रॉक्सी अटैक ऑन गांधी, ये मेरा विश्वास है। नहीं, ठीक है, गांधी जी पे सीधा अटैक करने की इनकी हिम्मत आज तक नहीं, भी इसको- नहीं उसको तो है, और क्योंकि असल में appropriate दोनों करते के हैं ना आइडिया गांधी ऑफ जी। इंडिया बिल्कुल सेम। नहीं देखिए, इसमें डिसएग्री की कोई बात ही नहीं है। गांधी पर अटैक करना मुश्किल था, और मैं ये मानता हूँ, बार बार कहता हूँ मैं ये, कि उन्हें बड़ी हद तक कामयाबी मिली है, और उस कामयाबी से मिले कॉन्फिडेंस का नतीजा ये है कि मनरेगा जी राम जी हो गया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी स्कीम का नाम इस तरह बदला गया है। नई स्कीम लागू की गई है, नए वो किए गए हैं, नेहरू के नाम से जो चीजें थी उनके नाम बदल दिए गए हैं। गांधी के नाम से चलने वाली किसी स्कीम का या गांधी के नाम से बनी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम बदलने का काम पहली बार बिल्कुल, हुआ अभी है। तक And this हिम्मत shows their नहीं थी। confidence, which This shows shows- their confidence। बिल्कुल, वो तो उसके लिए राम को लाना ये- पड़ रहा है। और उसके लिए राम को लाना हाँ, ये बात अलग है कि गांधी के मुकाबले राम को हराना पड़ चलिए रहा है। राम के नाम पे हम चर्चा खत्म करते हैं। गांधी बहुत बहुत धन्यवाद, गांधी और राम दोनों के नाम पर। दोनों के नाम पे।